नमस्कार। अनादि टीवी के खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह और हमारे इस विशेष कार्यक्रम में हम आपको उन बड़ी खबरों से रूबरू कराएंगे जिन पर दिन भर हमारी नजर बनी रहेगी। तो 5 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। सबसे पहले हम मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के ग्राफ और लगातार हो रही मौतों पर बात करेंगे। उसके बाद दूसरी तस्वीर में बात होगी उत्तर प्रदेश के रायबरेली से, जहां कोरोना के इस 1.5 साल के संकट के बाद आखिरकार सोनिया गांधी को अपने संसदीय क्षेत्र की याद आ गई। तीसरी खबर अशोकनगर की ईसागढ़ से है, जहां राज्य मंत्री ने कार्य में लापरवाही बरतने के मामले के बीएमओ को पद से हटा दिया है। वहीं चौथी खबर है छत्तीसगढ़ से, जहां नक्सलियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। नक्सलियों ने एक और जवान को अगवा कर उसकी हत्या कर दी है, साथ ही जवान के शव को सड़क किनारे फेंक दिया। वहीं पांचवी और आखिरी खबर में बात करेंगे जबलपुर की, जहां शासन प्रशासन की लाख कोशिशों के बाद भी भ्रष्टाचार के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे। यहां सरकारी बारदाने की 700 बोरियां एक किसान के घर पर मिली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला कोरोना से बढ़ते संक्रमण से। शुरुआत करते हैं पहली खबर की। मध्य प्रदेश में कोरोना से हालात खराब होते जा रहे हैं। रोजाना 13,000 से अधिक मरीज मिलने से शासन प्रशासन के पांव फूल चुके हैं। वहीं कोरोना संक्रमित मरीजों की लगातार हो रही मौतों ने सरकार की चिंता और भी बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण से जहां अभी तक आम जनता की मौत हो रही थी, वहीं अब इसकी चपेट में आने से अलीराजपुर जिले की जोबट विधानसभा से कांग्रेस विधायक कलावती भूरिया की मौत हो गई। पूर्व मंत्री ब्रजेंद्र सिंह राठौर की हालत खराब बनी है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली शिफ्ट किया गया है। वहीं कोरोना की चपेट में आने से जहां एक अधिकारी और उप संचालक मनोज पाठक की भी मौत कोरोना से हो गई। राजधानी में स्थिति काफी खराब है। कोरोना के कोहराम के बीच ऑक्सीजन की कमी के चलते अस्पतालों ने नए मरीजों को भर्ती करना लगभग बंद कर दिया है। शुक्रवार को सबसे बड़े सरकारी अस्पताल भोपाल के एम्स की भी सांसें फूल गईं। यहां बाहर बोर्ड लगा दिया गया कि बेड फुल हैं, असुविधा के लिए खेद है। और इसमें खास बात यह है कि 4 दिन पहले ही एम्स को कोविड सेंटर घोषित किया गया था। यहां 550 बेड कोरोना मरीजों के लिए तैयार किए गए थे। यही हाल हमीदिया जेपी अस्पताल के भी हैं। ऐसा ही कुछ हाल इंदौर का भी है। यहाँ ऑक्सीजन और रेमडेसिविर इंजेक्शन की कमी के बीच मुसीबतें बढ़ती ही जा रही हैं। ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए वायुसेना की मदद भी लेनी पड़ी। और ग्वालियर का भी बात करें तो ग्वालियर के भी हाल कुछ ज़्यादा ठीक नज़र नहीं आ रहे। ग्वालियर में तो अधिकारी जनप्रतिनिधियों का फ़ोन तक नहीं उठा रहे। पूर्व मंत्री और लाहार विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने ग्वालियर कलेक्टर को पत्र लिखा। इसमें उन्होंने फ़ोन न उठाने पर नाराज़गी जताई, साथ ही मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर की सराहना भी की है। तो चलिए इसी खबर पर हम और अधिक जान लेंगे। हमारे साथ हमारे पॉलिटिकल एडिटर मनोज वर्मा जी जुड़े हुए हैं। मनोज जी, लगातार संक्रमण में वृद्धि देखी जा रही है, लगातार आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। भोपाल का सबसे बड़ा मध्य प्रदेश का सरकारी अस्पताल एम्स में जो बोर्ड लगा है कि अस्पताल में बेड खाली नहीं है, जनता जाए तो आखिर कहाँ जाए? देखिए, यही सवाल एक ऐसा है ऋतु, जिसका जवाब जनता भी पूछ रही है, जनप्रतिनिधि भी पूछ रहे हैं और जो कोरोना पीड़ित लोगों के रिश्तेदार है वो पूछ रहे हैं। क्योंकि सरकार जितने इंतजाम करती जा रही है उसके मद्देनजर जितने केस हैं वो उसकी संख्या लगातार बढ़ रही है। एवरेज हम माने तो पूरे मध्य प्रदेश में लगभग 13,000 का औसत पिछले 7-8 दिनों से मरीजों का निकल रहा है। भोपाल की बात करें तो 1700 1750 के आसपास मरीजों का रोज का रेशो है। और जो छुट्टी हो रही है जिन मरीजों की, उनकी संख्या 900 1000 के आसपास है, यानी 700-800 मरीज लगभग एक्स्ट्रा रोज बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही जो पड़ोस के जिलों के लोग आ रहे हैं, मरीज आ रहे हैं, उनके लिए इंतजाम करना, तो अस्पतालों में बेड नहीं है। लगातार सरकार की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि बेड बढ़ा दिए जाएं, लेकिन बेड बढ़ाने के साथ साथ वहाँ ऑक्सीजन की जरूरत है वो नहीं हो पा रही है। मरीजों के लिए जो इंजेक्शन मिलना है उसका इंतजाम नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन के लिए आज ही केंद्रीय मंत्रियों से मुख्यमंत्री ने बात की है और उनसे अनुरोध किया है कि मध्य प्रदेश को ऑक्सीजन दिलाई जाए। इसके लिए कई सारे केंद्रीय मंत्रियों ने आश्वासन दिया है। आज ही शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय रेल मंत्री से बात की, पीयूष गोयल से, और उसके बाद ये हुआ कि भोपाल के लिए एक ऑक्सीजन ट्रेन वो देंगे जो बोकारो से रांची होती हुई भोपाल आएगी, जिसमें ऑक्सीजन के भरे हुए टैंकर लाए जाएंगे। लेकिन इन टैंकरों में आने में 2 से 3 दिन का समय लगेगा, क्योंकि लिक्विड ऑक्सीजन लाने के लिए जो स्पेशल टैंकर होते हैं वो मध्य प्रदेश सरकार के पास बनी है और देश में भी उनकी भारी किल्लत है। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से बात की है
और ये तय हुआ कि जो बीना में 1000 बिस्तर का अस्थायी अस्पताल बन रहा है उसमें डीआरडीओ मध्य प्रदेश सरकार की मदद करेगा और बिना रिफाइनरी से वहाँ ऑक्सीजन सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन इस अस्पताल को बनने में कम से कम 8 से 10 दिन का समय लगना है। इसके साथ ही इंदौर, जामनगर ऑक्सीजन एयर रूट के बाद अब ग्वालियर, रांची और भोपाल ऑक्सीजन एयर रूट से ऑक्सीजन की सप्लाई मध्य प्रदेश को की जाएगी। सबसे बड़ा संकट यह है कि एक तो बेड की कमी है और ऑक्सीजन के संसाधन सरकार जुटा भी रही है। तो लिक्विड ऑक्सीजन सरकार ला रही बड़े टैंकरों से, लेकिन उस मरीजों तक पहुंचाने के लिए जो छोटे सिलेंडर चाहिए या अस्पतालों में जो बेड चाहिए उसका इंतजाम नहीं हो पा रहा है। तो ये सारी वो तमाम दिक्कतें हैं। कल तक अभी रेमडेसिविर इंजेक्शन की परेशानी थी, लेकिन अब कल ही जो जायडस दवा कंपनी की एक दवा को मंजूरी मिली है, लेकिन वो दवा भी मार्केट में आते थे कम से कम 15 से 20 दिन का समय उसमें भी लगने वाला है। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि आने वाले 10 से 15 दिन अभी भारी पड़ सकते हैं, क्योंकि अभी जो पीक आना है, जो एक गणना की गई उसके मुताबिक अनुमान ये लगाया गया है कि जो कोरोना का पीक आएगा वो 11 से 15 मई के बीच आ सकता है। मध्य प्रदेश में उम्मीद की जा रही थी कि शायद 30 अप्रैल तक 1 लाख कोरोना के सक्रिय मामले होंगे, लेकिन ये आंकड़ा अभी 80,000 के पार पहुंच गया और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 30 तारीख आते आते तक ये संख्या 1.25 से 1.5 लाख तक पहुंच सकती है। देश में 24 लाख सक्रिय मरीज हैं और इनके भी 11 से 15 मई की जब पीक आने की संभावना, आशंका जताई जा रही है, तब तक ये मरीजों की संख्या 35 लाख हो जाएगी। दिल्ली की बात करें, जयपुर की बात करें, भोपाल की, इंदौर की, जबलपुर की, ग्वालियर की, तो सब तरह से ये खबरें आ रही हैं कि कहीं बेड नहीं है, बेड है तो ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन के है तो ऑक्सीजन सप्लाई ठप हो रही है, कहीं लीकेजेज हो रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के गोल्डन जयपुर अस्पताल में 20 मरीजों की कल रात मौत हो गई है। जबलपुर की हम बात करें, भोपाल की बात करें, ग्वालियर की बात करें, ग्वालियर में कल रात बिना ऑक्सीजन के कई सारे मरीजों की मौत हुई है। इसको लेके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट सहित 6 राज्यों के हाई कोर्ट सरकारों को फटकार लगा चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है देश में आपातकाल स्थिति और सरकार से एक ब्लूप्रिंट मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने कि उनकी आगे की प्लानिंग क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल सबसे ज्यादा संक्रमित वाले 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और भरोसा दिलाया कि ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित की जाएगी। लेकिन अकेले ऑक्सीजन परेशानी नहीं है ऋतु, क्योंकि अस्पतालों में बेड नहीं है, इंजेक्शन नहीं है। दिल्ली जैसे शहर की हम बात करें, देश की राजधानी है, वहां पर मरीज खुले अस्पताल के नीचे पड़े हैं। भोपाल की बात करें, एम्स अस्पताल के बाहर का नजारा हो, हमीदिया के बाहर का नजारा हो या चराई अस्पताल के बाहर का, तो कहीं मरीज बाहर पड़े हैं, पार्किंगों में बैठे हुए हैं, उनके रिश्तेदार पार्किंगों में हैं, लान में तपती दोपहरी में बिना प्यास, बिना पानी के, बिना छांव के, किसी अंधेर एक उम्मीद के साथ वो वहाँ डटे हुए हैं कि शायद उनका मरीज ठीक हो जाए, शायद उनके मरीज को बिस्तर मिल जाए, अगर बिस्तर मिल गया तो ऑक्सीजन मिल जाए, ऑक्सीजन मिल गई तो इंजेक्शन मिल जाए और इंजेक्शन मिल जाए तो समय से लग जाए। क्योंकि ऐसे भी केसेस मध्य प्रदेश में हम देख रहे हैं कि भोपाल के केसेस जेके अस्पताल का, जहाँ नर्स मरीजों के इंजेक्शन चुरा के अपने बाढ़ वाले प्रेमी को दे रही थी और वो बाहर खुले बाजार में बेच रहा था। ऐसे भी केस पकड़े गए हैं कि जहाँ डॉक्टरों ने बिली भगत करके इंजेक्शन तो वो दूसरों को बेच दिए हैं और इंजेक्शन की जो शीशियां थी वायल, उसके अंदर नकली इंजेक्शन दे दे के मरीजों को दे दिए। तो इस प्रकार से जाने कितने मरीजों की जान ये माफिया ले रहा होगा। तो इससे तमाम सारे किस्से आ रहे हैं जिससे लोग दहले हुए हैं, सहमे हुए हैं, डरे हुए हैं, लेकिन उसके पास कोई विकल्प नजर नहीं आ रहा है कि वो करे तो क्या करें। दूसरी एक और बात करें तो ग्रामीण इलाकों की, तो ग्रामीण इलाकों की बात करें तो भोपाल या उसके आसपास की जो अर्ध शहरी या ग्रामीण इलाके हैं, वहाँ कोरोना तेज पैर पसार रहा है। जब पहली वेव आई थी पिछले साल मार्च में, तब तक जो ग्रामीण इलाके थे वो उससे अछूते रहे थे, लेकिन अब इस बार भी ये ग्रामीण इलाके अब इससे अछूते नहीं बचे और यही सरकार की चिंता का कारण बना हुआ है। सरकार की ओर से कहा गया है कि 20,000 क्वारंटाइन सेंटर बना रहे हैं ग्रामीण इलाकों में, 2 लाख से ज्यादा लोगों को वहाँ रखा जाएगा। लेकिन सवाल वही है कि आप रख भी देंगे तो उनके लिए दवा का इंतजाम कहाँ से होगा। जो लोग होम आइसोलेशन में, उनके लिए सरकार की ओर से कहा गया था कि उनको एक मेडिकल किट की दी जाएगी। सरकार की ओर से दावा किया गया है कि 70% लोगों को एक किट दे दी गई है, लेकिन ज्यादातर लोग, इनमें से कई सारे लोग बाजारों में घूम रहे हैं, कई लोग दवाओं के लिए भटक रहे हैं। तो इससे तमाम सारे मामले जो बता रहे हैं कि मुख्यमंत्री या सरकार की मंशा तो ठीक है, लेकिन जो उसके अफसर हैं वो मुख्यमंत्री की मंशा अनुरूप काम करने में अभी तक विफल रहे हैं। जी बिल्कुल मनोज जी, जैसा कि आपने बताया कि स्थिति बेहद गंभीर है, लेकिन वहीं दूसरी ओर अगर बात करते हैं वैक्सीनेशन की, तो 1 मई से 18 साल से ऊपर वालों का भी वैक्सीनेशन शुरू हो जाएगा। लेकिन जनता कर्फ्यू के कारण सख्ती को लेकर देखा गया कि वैक्सीनेशन में भी कहीं ना कहीं कमी आई है। तो 1 मई से और भी ज़्यादा संख्या बढ़ेगी, चूँकि युवाओं की संख्या ज़्यादा है। क्या तैयारियाँ हैं सरकार की? देखिए, सरकार की तो तैयारियां पूरी हैं, लेकिन अगर हम बात करें फ्रंट लाइन वर्कर की, तो फ्रंट लाइन वर्कर्स को दोनों टीके लग जाना थे, लेकिन 28% फ्रंट लाइन वर्कर्स ऐसे हैं
जिन्होंने जानबूझकर भी दूसरा टीका नहीं लगवाया है। तो लोगों की लापरवाही इसमें सामने आ रही है। जहां तक बात है कि जो कर्फ्यू की, तो सरकार की ओर से साफ तौर पर कहा गया है, क्योंकि आप जब रजिस्ट्रेशन कराते हैं तो आपके पास एक मैसेज आ जाता है कि आपको इस तारीख को इस वैक्सीनेशन सेंटर पे जाना है। आपके पास आधार कार्ड है तो आप डॉक्टर को या आपकी जो पुलिस को बता सकते हैं अगर आपको कहीं रोकते हैं कि आप इंजेक्शन लगवाने जा रहे हैं। सरकार ने व्यवस्था की थी आपके घरों के पास लग जाए, लेकिन पिछले दिनों के जो आंकड़े हैं वो चिंताजनक है, क्योंकि लोग वैक्सीन सेंटरों पर जा ही नहीं रहे, उसके लिए तरह तरह के बहाने बना रहे हैं। जहां तक आपने बात की 18 साल वालों की, तो सरकार की ओर से कहा गया था कि आज से उसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा कि 18 साल से ऊपर वालों के लिए वैक्सीनेशन 1 मई से शुरू होगा। लेकिन आज जो कोविन पोर्टल जिसके बारे में रजिस्ट्रेशन होना है यहाँ, या आरोग्य सेतु ऐप, वहां पर आप रजिस्ट्रेशन के लिए जा रहे हैं तो वो यही बता रहा है कि अभी आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पा रहा है, आप 18 साल या 45 साल से कम उम्र के हो। तो जाहिर सी बात है कि सरकार के पास वैक्सीन नहीं है, संसाधन नहीं है, इसीलिए उस पर अभी रजिस्ट्रेशन का काम फिलहाल शुरुआत नहीं हुई है। सरकार की ओर से दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पूरे संसाधन जुटाए हुए हैं, जरूरत पड़ने पर वो वैक्सीनेशन सेंटर बढ़ा देंगे। लेकिन पिछले दिनों की बात करें, 200 वैक्सीनेशन सेंटर मध्य प्रदेश भोपाल में बनाए गए थे, जिनमें से केवल 47 पर लोग टीका लगवाने पहुंचे और 1,500 से 2,000 के बीच में मरीज वहां पहुंचे। तो इससे अंदाज लगाइए कि जहां सरकार का इंतजाम है कि रोज पूरे प्रदेश में 2 से 4-5 लाख लोगों को टीके लग जाए, या भोपाल की बात करें कि 40 से 50 हजार लोगों को टीके लगाने के सरकार दावा कर रही है, लेकिन अगर वहाँ 1000-1500 लोग पहुंच रहे हैं तो इसकी जाहिर सी तौर पर कि सरकार के साथ साथ आम लोग भी इसके लिए बराबर के जिम्मेदार हैं। बिल्कुल मनोज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो लगातार देखा जा रहा है कि वैक्सीनेशन में भी कमी आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर के साथ। उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। रोजाना 30,000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं और इस वजह से अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की भारी कमी देखी जा रही है। कोरोना के संकट काल में सरकार जनप्रतिनिधियों और समाजसेवी संगठनों से निवेदन कर रही है कि वो आगे आकर सरकार की मदद करें। वहीं नेता अपना अपना क्षेत्र भूल चुके हैं। रायबरेली से संसदीय सीट से सांसद सोनिया गांधी को संसदीय लोगों की आखिर याद आ गई। रायबरेली वासियों की मदद और इलाज के लिए अपनी सांसद निधि से उन्होंने 1,17,77,000 रुपए दिए हैं। साथ ही उन्होंने लोगों से अपील की है कि महामारी के समय वो सुरक्षित अपने घरों में रहें। सोनिया गांधी ने डीएम रायबरेली वैभव श्रीवास्तव को शुक्रवार को एक पत्र लिखकर भेजा है। इसमें उन्होंने अपनी सांसद निधि में उपलब्ध पूरी धनराशि कोरोना सुरक्षा में खर्च करने की संस्तुति दी है। साथ ही सोनिया गांधी ने कहा है कि हमें अपने जिले की जनता की काफी फिक्र है। आपको बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को ही सोनिया गांधी के खिलाफ साल 2019 में लोकसभा चुनाव लड़ने वाले एमएलसी दिनेश सिंह ने भी डीएम रायबरेली को एक पत्र लिखा था। दिनेश सिंह ने लिखा था कि यदि जनपद में ऑक्सीजन का अभाव है तो इसे सार्वजनिक करें और निर्धारित करें कि जरूरतमंद लोग उस स्थान पर संपर्क कर सकें। इसके साथ ही एमएलसी ने कहा था कि अगर मेरी क्षमता से अधिक होगा तो मैं झोली लेकर रायबरेली में निकलूंगा तो सब कुछ पूरा हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, पूरे देश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी हालात बेकाबू होते जा रहे हैं। लगातार संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। 30,000 से अधिक मामले कोरोना के रोज सामने आ रहे हैं। वहीं इसी बीच जो जनप्रतिनिधि हैं वो अपने अपने क्षेत्र को भूल चुके हैं, जनता की मदद नहीं कर रहे हैं। इसी बीच रायबरेली वासियों की मदद और इलाज के लिए अपनी सांसद निधि से सोनिया गांधी ने 1,17,77,000 की राशि दी है। इस राशि का प्रयोग कोरोना महामारी से ग्रसित लोगों के इलाज में किया जाएगा। तो हम लगातार देख रहे हैं आंकड़ों में वृद्धि देखी जा रही है। सरकार भी प्रयास कर रही है लेकिन वो प्रयास उतने ज़्यादा असर नहीं कर रहे क्योंकि संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चलिए और अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू जुड़ चुके हैं। राजू जी, देखा जा रहा है कि लगातार उत्तर प्रदेश के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी कोरोना महामारी बढ़ती ही जा रही है। लगातार संक्रमण के आंकड़ों में वृद्धि देखी जा रही है। रोज 30,000 से मामले ज़्यादा सामने आ रहे हैं, क्या कहेंगे? ऋतु, बिल्कुल सही कहा आपने। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, जिस तरीके से कोरोना महामारी ने उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत के अंदर हाहाकार मचा दिया है और जिसकी देखा जाए लगातार वृद्धि हो रही है। कल की अगर आंकड़े की बात करें, सरकार आंकड़ा छिपाने में एकदम बहुत कारगर साबित हो रही है। बात करें कल की अगर मौतों का आंकड़ा, उत्तर प्रदेश का सरकार जिस तरीके से 199 की बात करें पूरे प्रदेश का बता रही है, तो वहीं अगर लखनऊ की बात करें 200 से ज्यादा चिताएं जिस तरीके से वहां बहता पुल पर जली, और बात करें कानपुर की
सूत्रों के मुताबिक माने तो करीब 500 से ज्यादा लाशें वहां जलाई गई। लेकिन सरकार पूरे उत्तर प्रदेश का अगर आंकड़ा निकाला जाए, जिस तरीके से हजारों में लोगों की मौतें हो रही हैं कोरोना को लेकर, लेकिन सरकार आंकड़ा छिपाने में जरूर लगी है। अगर बात करें जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया था कि किसी तरीके से ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी प्रदेश में, देखा जाए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की अगर बात करें, कल जिस तरीके से एक ट्रेन आई, ट्रेन में 2 टैंकर उत्तर प्रदेश के लखनऊ राजधानी को दिए गए, 40,000 लीटर, 20,000 लीटर का था, वो बनारस में उतार दिया गया। लेकिन यहाँ पर देखा जाए लाखों टनों गैस की जरूरत है ऑक्सीजन की, उसकी भरपाई कैसे होगी? जहां देखा जाए कालाबाजारी की बात करें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से कालाबाजारी की बात कर रहे हैं कि कालाबाजारियों पर रोक लगेगी, जिस तरीके से जो देखा जाए ऑक्सीमीटर की बात करें, जो 800 साढ़े 800 का आता था वो 3,000 रुपए का मिल रहा है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं। जो देखा जाए थर्मामीटर की बात करें, जो जेन्युइन जो चीजें हैं 100 रुपए का आता था वो 500 रुपए में मिल रहा है, वो भी लोकल मिल रहा है। यहाँ पर जिस तरीके की दवाई की बात करें, दवाइयों की ब्लैकमेरी हो रही है, ब्लैकिंग हो रही है। जिस तरीके से देखा जाए रेमडेसिविर इंजेक्शन की जो बात कर रहे हैं उस पर कालाबाजारी चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार वायदा तो बहुत बड़े बड़े करती है कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री की अगर बात करें योगी आदित्यनाथ की, तो वो ईमानदारी और निष्पक्षता के साथ उत्तर प्रदेश की जनता का भला करना चाहते हैं। जिस तरीके से देखा जाए उनकी देखा जाए यहाँ पर 4 अधिकारियों की पीएमओ ऑफिस से नजर लगी हुई है, पीएम मोदी ने लगा रखी है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से काम कर रहे हैं ईमानदारी के साथ, पर उनके अधिकारी उनका पूरी तरीके से सहयोग नहीं कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अधिकारी उनको गलत फीड देते हैं, जिससे उत्तर प्रदेश की जनता को तो परेशानी होती है और जिस तरीके से सरकार को इसके बारे में सुनना पड़ता है। जी राजू जी, जिस तरीके से ऋतु में बता दूं आपको, सोनिया गांधी की अगर बात करें, रायबरेली से वो सांसद भी हैं और जिले में बढ़ते कोरोना को लेकर जिस तरीके से देखा जाए सोनिया गांधी बहुत गंभीर है और उन्होंने अपनी जो उनने मदद जो की है, जिस तरीके से इलाज के लिए उन्होंने अपनी सांसद निधि से 1,17,77,000 रुपए दिए, लेकिन उन्होंने बाकायदा डीएम को पत्र लिखकर अपनी सांसद निधि में उपलब्ध पूरी धनराशि कोरोना सुरक्षा में खर्च करने की संस्कृति दी है। सोनिया गांधी ने कहा है कि हम अपने जिले की जनता की काफी फिक्र करते हैं, सभी कोरोना को लेकर सतर्कता बरतें, घर में ही रहें, किसी कारणवश घर से निकले तो मास्क लगाएं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सैनिटाइजर की भी बात की है उन्होंने, सोशल डिस्टेंसिंग की बात की है। जिले में कोरोना से हर दिन लोग अपने अपनी जान गंवा रहे हैं, साथ ही लोग संक्रमित हो रहे हैं। हालात ये है कि कोरोना का कैस दिन बढ़ता जा रहा है, ऑक्सीजन की किल्लत बनी है, लोगों को अस्पताल में भर्ती होने की सुविधा नहीं है, कोरोना से बचाव के लिए सुरक्षा उपकरण की कमी हो गई है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करें जिले की 34 लाख आबादी को कोरोना से बचाने के लिए सोनिया गांधी ने अपने कदम बढ़ाते हुए अपनी निजी निधि से बात करें पैसा खर्च करने की संस्कृति दी है। देखिए कहीं ना कहीं यहाँ पर देखा जाए, मैं बता दूं ऋतु, यहाँ पर पक्ष और विपक्ष की बात नहीं है, यहाँ पर कोई पार्टी बंदी नहीं है। कोरोना को देखता है ना ही कांग्रेस को, ना भाजपा को, ना अन्य किसी दल को, ना पैसे वाले को देखता है, ना गरीब को देखता है। जिसको कोरोना होता है उसको किस तरीके से वो तड़पता है मैंने अपनी आंखों के सामने देखा है। राजू जी, ऑक्सीजन नहीं मिलती है, लेकिन उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरीके से दावे और वादे इरादे की बात कर रही है, उस तरीके से अगर वो अपने अधिकारियों पर अगर लगाम लगाए तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में बेडों की बात करें, जो सरकार बेड बढ़ाने की बात कर रही है, दोगुना करने की बात कर रही है, अभी तक लोगों को बेड नहीं है। पर एक काम सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहुत अच्छा किया है, जो सीएमओ के द्वारा जिस तरीके से जब पत्र मिलता था तो कोविड मरीज भर्ती हुआ करते थे, लेकिन सरकार ने वो एक खत्म कर दिया आदेश। उन्होंने कहा है अगर किसी हॉस्पिटल में 100 बेड है तो 90 लोगों की वो। ठीक है, बिल्कुल राजू जी, देखा जा रहा है लगातार संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है, आंकड़ों में वृद्धि होती जा रही है, सरकार भी प्रयासरत है। वहीं सरकार ने जनप्रतिनिधियों से, समाज सेवियों से भी कहा है कि वो भी सहायता करने के लिए आगे बढ़े। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। तो कोरोना महामारी के बीच जहां अस्पतालों में बेड और ऑक्सीजन की कमी देखी जा रही है, वहीं प्रदेश के कई जिलों से स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही भी सामने आ रही है। इसे देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने मंत्रियों को मैदान में उतार दिया है। अब मंत्री अस्पतालों का औचक निरीक्षण कर वहां की खामियों को देख रहे हैं, साथ ही अनियमितता पाए जाने पर डॉक्टरों को फटकार भी लगा रहे हैं। कुछ ऐसा ही अशोकनगर जिले के ईसागढ़ में देखने को मिला है, जहां प्रदेश सरकार के राज्य मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। अस्पताल में फैली अनियमितता पर नाराजगी जाहिर की और मरीजों की 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक की सैंपलिंग की RT-PCR रिपोर्ट न आने पर बीएमओ डॉक्टर महेंद्र सिंह धाकड़ को जमकर फटकार भी लगाई है। मंत्री बृजेंद्र सिंह यादव ने बीएमओ से रिपोर्ट न देने का कारण पूछा और बीएमओ को पद से तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं।
साथ ही एसडीएम विजय यादव को उनके स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को पदभार ग्रहण करने के निर्देश दिए हैं। काम करने का समय है, हम दूसरे लोगों से सहयोग मांग रहे हैं, हम आम आदमी से सहयोग मांग रहे हैं। आप तो सरकार के कर्मचारी हैं, आप इतनी बड़ी लापरवाही करेंगे कि 8-8 दिन में रिपोर्ट नहीं आ रही। क्या कंप्यूटर ये ऑपरेटर बिठा लेते अपना प्राइवेट आदमी, उससे करवा लेते काम? वो कह रहा कि मैंने लिए कोई जानकारी नहीं भेजी, आप कह रहे कि मैंने जानकारी भेजी, वहां से मांगा है, और जब कंप्यूटर ऑपरेटर भेजा हमने तो आपने भगा दिया उसको। वो कहते रहे सीएम कि आपने ये क्या भगा दिया, आपको तनख्वाह नहीं मिलेगी, भग जाओ यहाँ से, कोई जरूरत नहीं है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी ले लेंगे। हमारे साथ संवाददाता सुरेंद्र सेन जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र, लगातार देखा जा रहा है महामारी के संकट, लगातार बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मुख्यमंत्री ने फैसला लिया है कि जो उनके मंत्री हैं वो अस्पतालों का निरीक्षण करेंगे। और इसी बीच अब ब्रजेंद्र सिंह यादव ने जो निरीक्षण किया और पाया कि बीएमओ की कहीं ना कहीं लापरवाही थी, तो उन्हें फटकार भी लगाई और निलंबित भी कर दिया। क्या कुछ ये पूरा जानकारी है? देखिए ऋतु में गुरुवार को राज्य मंत्री जी का अचानक यहाँ दौरा हुआ, पूरे जिले का दौरा था। उसमें ईसागढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर आए। जब यहाँ पर आए तो यहाँ स्थानीय लोगों ने उनकी शिकायत की। कारण था यहाँ 12 तारीख से 18 तारीख तक आरटीपीसीआर की कोई रिपोर्ट नहीं आई थी। लगभग 580 रिपोर्ट पेंडिंग होने पर स्थानीय लोगों ने जब शिकायत की तो मंत्री जी ने उसको संज्ञान में लेते हुए मौके पर एसडीएम को तुरंत निर्देशित किया कि बीएमओ को अपने पद से हटाकर किसी दूसरे व्यक्ति को यह व्यवस्था सौंपी जाए। जी ठीक है सुरेंद्र, वहीं देखा जा रहा है कि जो भ्रमण किए जा रहे हैं लगातार जनप्रतिनिधियों के द्वारा, तो क्या आगे भी ब्रजेंद्र सिंह यादव के ऐसे दौरे जारी रहेंगे? बिल्कुल, देखिए मंत्री जी ने ये बताया था कि जो चूंकि जिले का उनको कोरोना का प्रभार सौंपा गया है, इसके चलते जो भी स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार हो सकता है उसके लिए वो लगातार दौरे करेंगे। और जो लगातार ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की कमी चल रही है उसके चलते हुए मंत्री जी ने आश्वासन दिया है कि जल्दी वो जिले की व्यवस्थाओं में सुधार करने की कोशिश करेंगे। जी, वहीं दूसरी ओर उन्होंने एसडीएम विजय यादव को उनके स्थान पर दूसरे किसी को पदभार देने के लिए ऑर्डर भी दिया है, तो इसके बारे में क्या जानकारी है? कल एसडीएम साहब से बात हुई थी। एसडीएम विजय यादव ने बताया था कि अगले 1-2 दिन में वो यहाँ पर किसी दूसरे जो योग्य व्यक्ति होगा उसके लिए बीएमओ का प्रभार देंगे। ठीक है सुरेंद्र, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार देखा जा रहा है शिवराज सरकार के मंत्री लगातार निरीक्षण कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों का आतंक थमने का नाम नहीं ले रहा। सप्ताह भर पहले जहां नक्सलियों ने पुलिस टीम पर हमला किया था, वहीं अब नक्सलियों ने डीआरजी जवान की हत्या कर दी। जानकारी के मुताबिक नक्सलियों ने डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड के एसआई मुरली ताती का 3 दिन पहले अपहरण किया था और शुक्रवार देर रात उसकी हत्या का शव सड़क किनारे फेंककर नक्सली भाग निकले। शव के ऊपर पर्चा भी नक्सलियों ने रखा है। इसमें जवान को मारने के पीछे उसका फोर्स के साथ काम करना और मुठभेड़ के दौरान पीएलजीए के नक्सलियों को मारना कारण बताया है। आपको बता दें कि डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप एसआई मुरली ताती जगदलपुर स्थित पुलिस लाइन में पदस्थ थे और करीब 1.5 महीने से इलाज के लिए छुट्टी पर चल रहे थे। बुधवार 21 अप्रैल को गंगालूर क्षेत्र के पालनार में मेले में शामिल होने पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि वहीं से शाम करीब 4 बजे नक्सली उन्हें अगवा कर ले गए और इसके बाद से उनका कुछ भी पता नहीं चल रहा था। जवान की हत्या की जिम्मेदारी नक्सलियों की पश्चिम बस्तर डिवीजन ने ली है। इस वारदात की पुष्टि आईजी सुंदरराज पी ने की है। वहीं आपको बताते चले कि इससे पहले 3 अप्रैल को जोनागुड़ा में फोर्स और नक्सलियों की मुठभेड़ के बाद सीआरपीएफ जवान राकेश्वर सिंह को नक्सलियों ने बंधक बना लिया था। 6 अप्रैल को नक्सलियों के बताए जाने के बाद पद्मश्री धर्मपाल सैनी सहित अन्य लोगों की मध्यस्थता से अपहृत जवान को 8 अप्रैल को मुक्त कराया गया और इसके बाद उसी रात मितानिन ट्रेनर सहित 3 महिलाओं का अपहरण कर लिया था। हालांकि अगले दिन नक्सलियों ने तीनों महिलाओं को छोड़ दिया था। तो लगातार हम देख रहे हैं नक्सलियों वाले मामले थमने का नाम ही नहीं ले रहे। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ेंगे अगली बड़ी खबर की ओर। तो मध्य प्रदेश में भ्रष्टाचार थमने का नाम नहीं ले रहा। आए दिन प्रदेश के किसी न किसी जिले से भ्रष्टाचार के नए नए मामले सामने आ रहे हैं। यही ताजा मामला जबलपुर जिले के पिंडरई सोसाइटी प्रबंधन में जमकर भ्रष्टाचार हो रहा है। यहाँ एक किसान के घर पर सरकारी बारदाने की 700 बोरियां पाई गई हैं। इसमें गेहूं भरा हुआ था। वहीं जानकारी के अनुसार बरेला के महंगवा स्थित ककड़ी खेड़ा में रहने वाले किसान कृष्ण कुमार दुबे के घर अचानक एसडीएम और नायब तहसीलदार ने दबिश दी। यहाँ मौके पर सोसाइटी को उपलब्ध कराने वाला बारदाना बोरियों में गेहूं भरकर वहां खड़े ट्रक में लोड कराया जा रहा था।
नायब तहसीलदार ने जब बोरियों की जांच कराई तो वो पिंडरई सोसाइटी की होना पाई गई। नायब तहसीलदार ने तत्काल सभी बोरियों का पंचनामा तैयार कर प्रकरण बनाते हुए बोरियों को ट्रक सहित जब्त कर थाने पहुंचाया। साथ ही किसान से बारदाने के संबंध में पूछताछ की जा रही है। वहीं इस मामले में जिला कलेक्टर कर्मवीर शर्मा ने कहा है कि बरेला महंगवा में प्राइवेट व्यक्ति के घर से सरकारी बारदाना बड़ी तादाद में पाया गया है, जो बिना सोसाइटी की मिलीभगत से संभव नहीं है। वहीं इस मामले में टीम गठित कर जांच की जा रही है और पिंडरई सोसाइटी प्रबंधन में जो भी शामिल होगा उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रारंभिक जांच में ये पाया गया है, जो कि एसडीएम के अनुसार जांच की गई थी, उसमें कि जो गेहूं है वो व्यक्ति विशेष का ही था जो उपार्जन के लिए लाना चाह रहा था, लेकिन जो बोरियां हैं वो शासकीय जो समिति है, मझगवा समिति है, वहाँ की ही थी। इसमें प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि उपार्जन के लिए लाने वाला जो गेहूँ है उसमें बोरियाँ भरने के लिए इन्होंने समिति से कहीं साठगांठ की और बोरियाँ प्राप्त की है। इसमें प्रथम दृष्टया मझगवा सोसाइटी के जो लोग हैं उसकी संदिग्धता नज़र आती है। विस्तृत रिपोर्ट आते से ही फिर उस समिति के विरुद्ध और व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। लगातार भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं। बारदाने एक किसान के घर से पाए गए, जिस पर तहसीलदार ने कार्रवाई कर पंचनामा बनाकर ट्रक सहित पूरे बोरों बारदानों को जब्त में ले लिया। चलिए इसी के साथ आपका शहर आपकी खबर में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।